नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। 14 मई को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तीसरी बार हो रही होगी। इस मुलाकात में कारोबार बढ़ाने से लेकर सीमा विवाद जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार दोनों देश बॉर्डर के बजाय बिजनेस पर ज्यादा जोर देंगे। इसकी वजह यह है कि दोनों देश समझ चुके हैं कि सीमा विवाद की तो एक सीमा है, लेकिन कारोबार की संभावनाएं असीमित हैं। नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की उम्मीदों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट केसी सिंह और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो मनोज जोशी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट सुशांत सरीन। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल सिंह साहब मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस यात्रा को हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखें। बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं जब भारत और चीन में एक अच्छे माहौल में बात हो रही हो, खास करके तब कि एक ही साल में जिनपिंग यहां आए और अब मोदी जी वहां जा रहे हैं। लेकिन अभी इस यात्रा में हमको एक्सपेक्टेशन को कहां सेट करना चाहिए? देखिए, पिछली बार जब शी जिनपिंग आए और प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जाके उनको मिले, जबकि प्रोटोकॉल को तोड़ के उन्होंने वहां मुलाकात की, तो उसमें उनके आने से पहले कह रहे थे कि शायद $100 बिलियन हिंदुस्तान में चीन इन्वेस्ट करेगा। तो आखिर में आके कोई वो 30-40 पे रह गया। लेकिन दूसरी बात कि उनके यहां होते हुए उनकी फौज ने थोड़ा अंदर आई, PLA फोर्सेस हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके हिंदुस्तान में घुसपैठ किया और वहीं बैठे रहे। उनके यहां होने के दौरान यहां पे बैठे रहे, तो उसमें थोड़ा सा उसमें स्वाद खराब हुआ दाल का। दाल पूरी तरह नहीं गली। अब ये मौका एक बार फिर है हिंदुस्तान और चीन को खासकर ये तय करना है कि दोनों उभरती ताकतें हैं। माना कि चीन हमारे से 4 या 5 दुगनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी पे ले तो इतना ज्यादा अंतर नहीं है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी गति से आगे बढ़ रही है, चीन थोड़ा पीछे हट रहा है। 7% से भी उनकी ग्रोथ नीचे आ रही है। तय उन्होंने ये करना है क्या एशिया के अंदर वो हिंदुस्तान के लिए जगह बना के मानेंगे कि हिंदुस्तान की भी एक जगह है, या वो वही खेल खेलते रहेंगे जो पीछे खेलते आए हैं कि पाकिस्तान को चाबी लगाई, कभी श्रीलंका को चाबी लगाई, कभी मालदीव्स को चाबी लगाई, कि हिंदुस्तान साउथ एशिया में जकड़ा रहे, इसको यहां से बाहर ना निकलने दे। हमें हिंदुस्तान की मार्केट मिल जाए, लेकिन हम सोच समझ के देंगे। सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इनमें हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे चीन की मार्केट। जी बिल्कुल। मनोज जोशी जी, आपने सिंह साहब की बात सुनी, आप इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे? मेरा सवाल उसके बारे में यही होगा कि चाइना को जो एग्रेशन दिखाने की आदत है, हर देश से उसको सीमा, जमीन हो या पानी, उसको लेकर के अपना एक असर्ट करने की आदत है। उसको शायद ये लगता है कि एक चीन सेंट्रिक दुनिया हो सकती है। हम समझते हैं कि चीन और भारत सेंट्रिक दुनिया का वक्त, जब हम कहते हैं एशिया की सेंचुरी है, तो आ गया है। तो जो बात अभी सिंह साहब ने कही कि क्या वो ये देखेगा कि भारत के साथ पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी है, बजाय इसके कि उसको हम जकड़ करके रखें दूसरे सीमावर्ती देशों को सपोर्ट करते हुए, जब वो ये नजर आते हैं हमको? जोशी जी। देखिए, ऐसा है कि इस समय ये सूरत हाल है कि चीन जो है भारत से काफी आगे बढ़ चुका है, और जहां तक कि सीमा का मामला है, तिब्बत में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे कई गुनी आगे है। भारत को चाहिए कि जो अपना भी जो गेम है, वो गेम का स्टैंडर्ड जो है उसको काफी बढ़ाए। कारोबार की आपने बात की है, जब तक मोदी जी का जो वायदा है कि भारत को हम एक सक्षम इंडस्ट्रियल मुल्क बनाएं, तब तक मैं समझता हूं कि चाइना के साथ जो हमारा कंपटीशन है उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसमें एक तो कंटेनमेंट की बात है। केसी सिंह ने बात कही कंटेनमेंट की कि चीन चाहता है कि भारत जो है साउथ एशिया में जड़ा रहे, पर वो ये भी, इससे भी उसको भय है कि भारत जो है अमेरिका के साथ और जापान के साथ मिलके उनको एशिया में कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ ये भी है कि जी, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, जो बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर के मामले में इस समय चीन में भी अब ये कुछ समझ आ गई है कि बॉर्डर जो है एक अड़चन बन रहा है। भारत चीन रिश्तों में अब एक रोड़ा आ गया है सामने बॉर्डर का, और मैं समझता हूं कि वो ये सोच रहे हैं कि इसको सुलझाया जाए
और इसके बिना सुलझाए जो है भारत और चीन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। सुशांत सरीन, बॉर्डर की बात को सुलझाना है, शायद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर जो मैकेनिज्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें प्रगति हो जाए और ये तय हो कि देखिए इस पर हम लोग ज्यादा बात न करें, ज्यादा बात करें कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि चीन और रशिया की दोस्ती हो रही है, रशिया जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है, चीन की ईरान पर एक नई दोस्ती की बात हम सुनते हैं, ऐसे में भारत के लिए कुछ नए बदलाव आ गए हैं। उन बदलाव को देखते हुए मोदी जी को वहां जाकर के क्या कहना चाहिए और ये कैसे कहना चाहिए कि अमेरिका के साथ हमारी जुगलबंदी को लेकर के कोई गलतफहमी मत मानिए, आपसे हमारी दोस्ती बिल्कुल अलग है और ज्यादा बड़ी और ज्यादा गहरी होने जा रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे को चीन को कोई आश्वासन देने की जरूरत है, क्योंकि चीन हमको कोई आश्वासन नहीं देता। हम लोगों ने कई सालों से बहुत सेंसिटिविटी दिखाई है जो चाइना की कोर कंसर्न्स हैं उनके लिए, और हम बहुत सारी चीजें नहीं करते जो हमको लगता है कि चीन को पसंद नहीं आएगा। ये रेसिप्रोसिटी चीन की तरफ से भी भारत को मिलनी चाहिए, और हम अगर अपनी सफाई देते रहें कि जनाब हम जापान के साथ यहां तक जाएंगे लेकिन इससे आगे नहीं जाएंगे, या अमेरिका के साथ यहां तक जाएंगे इससे आगे नहीं जाएंगे, तो शायद हम अपने आप को डिमिनिश करते हैं चीन की आंखों में। और ये चीन के साथ जब आप रिश्ते बनाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं, चाहे वो जब शी जिनपिंग की भारत की यात्रा थी या उसके बाद, जिस तरह का एक चीन का रवैया रहा है भारत की तरफ, असर्टिवनेस का, यहां तक कि एक एग्रेसिवनेस का, और कमांड करता है चीन। आज ही एक लेख आया है एक चीनी पत्रिका में जहां पर मोदी जी को नसीहत दी गई है कि आपका अरुणाचल में जाने का कोई अधिकार नहीं बनता, तो आप वहां पर मत जाया करिए वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल तो चीन को वी नीड टू टेल चाइना वेयर दे गेट ऑफ, पहली बात। लेकिन जहां तक आप आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये एक टू वे स्ट्रीट है। चीन ने अभी तक जितनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो या जो पाकिस्तान में वो करने की सोच रहे हैं, वहां पर चीन बेसिकली अपना पैसा डुबोएगा। भारत में वो अगर पैसा लगाता है तो उसकी उनको एक रिटर्न भी मिल पाएगी, और चीन के लिए ये जरूरी है क्योंकि चीन की इकोनॉमी में अपने प्रेशर्स हैं। हम लोग उनके $4 ट्रिलियन की रिजर्व की तो बात करते हैं, लेकिन उनका $4 ट्रिलियन का विदेशी कर्जा भी है, और डोमेस्टिक कर्जा उनकी जो जीडीपी है उसका 300% है, जो बहुत ऊंचा है। भारत का सिर्फ 60% पे है। तो मेरे ख्याल हमको कुल मिलाकर देखना चाहिए कि हमारी स्थिति इतनी कमजोर भी नहीं है, लेकिन चीन के साथ हमको अगर हम संबंध आगे बढ़ाते हैं इक्वालिटी के बेसिस पर, तो हम दोनों को फायदा भी है उसका। जी बिल्कुल। अभी आपने राय सुनी, देखिए हमारे साथ अब अजीत रानाडे जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, आदित्य बिरला ग्रुप में काम करते हैं, उनकी राय लेंगे। वो एक प्रकार से चाइना बुल हैं। अजीत, इन लोगों की जो राय है, सिंह साहब हों या सुशांत सरीन हों या मनोज जोशी हों, वो रियलिटी टेस्ट दे रहे हैं, रियलिटी चेक दे रहे हैं हमको कि चीन के मामले में हमको बहुत कॉशियस होने की जरूरत है और बहुत ज्यादा ड्रीमी नहीं होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर, वो क्या ओवरशैडो कर सकती है जो सीमा के विवाद हैं या जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के दूसरे इश्यूज हैं, जहां चीन, जापान, अमेरिका, भारत सब एक बड़ी गेम के किसी न किसी रूप में हिस्सा बने हुए हैं? अजीत, ये मैं समझता हूं कि भारत और चीन में जो रिश्ता है, ये बहुत ही पूरे दुनिया में सबसे बायलैटरल बहुत डायनामिक रिलेशनशिप है। एंड अगर आप इनका आर्थिक रिश्ता देखें, कारोबार का रिश्ता देखेंगे, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप। ये सही बात है कि अभी जो हमारे ट्रेड में जो डेफिसिट आ रही है, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन हम खाली सिर्फ अगर मैं ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अगर उसके ऊपर गौर दूं, और जो बाकी की जो उन्होंने मुद्दे बताए हैं जियोपॉलिटिकल, वो थोड़ी देर के लिए हम अलग रखें। बिल्कुल। 10 साल पहले, 10 या 12 साल पहले ऐसी परिस्थिति थी कि इंडिया का रैंक 19 नंबर लग रहा था, यानी कि जो एक्सपोर्ट मार्केट्स ऑफ चाइना का तो आपको मालूम है कि पूरा स्टोरी ग्रोथ एक्सपोर्ट यानी निर्यात पे उसकी नींव है, उसमें इंडिया का बहुत कम नंबर लगता था, नंबर 19। आज की तारीख में इंडिया का नंबर लग रहा है नंबर 6 और सून टू बी नंबर 5। सो इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर चाइना, और इसका हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना चाहिए।
दूसरी बात है कि चाइना के पास आज उनके पास $4 ट्रिलियन की एक बड़ी पूंजी है जो विच इज लूजिंग मनी। तो उसका 1% खाली हिस्सा 1% $40 बिलियन अगर इंडिया में आ जाए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो पूरा का पूरा ट्रेड डेफिसिट वाइप आउट हो सकता है। तो ये हम उनके वहां जाए। और तीसरी बात यह है कि जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो ये मोदी जी के विजिट के टाइम बहुत इसमें प्रॉमिस रखता है। एक तो ऑफकोर्स शायद इसका जिक्र ऑलरेडी हुआ है, फार्मा, IT सर्विसेज, स्मॉल एंसिलरीज, ऑटो एंसिलरीज, और चौथा है टूरिज्म। तो ये थोड़ी तादाद में एटलीस्ट ये डेफिसिट कम हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से ये रिलेशनशिप वापस हम हेल्दी बेसिस पे ला सकते हैं। आप समझ लीजिए कि दीज आर द 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज, 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हम एक दूसरे के साथ कितनी देर हाउ लॉन्ग कैन वी कीप अ कोल्ड वॉर काइंड ऑफ बिल्कुल मेंटालिटी। सिंह साहब, आप क्या समझते हैं कि दरअसल ट्रेड इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट इतने डीपेन होने की जितनी गुंजाइश है उसको दोनों नेता यहां तक ले जाएंगे, यहां तक अचीव करेंगे कि जिसमें हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो मुद्दे हैं वो दरअसल बैक सीट ले लें, और ये अच्छा होगा दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए? देखिए, एक ऐसा मौका है जिसको चीन कोर इंटरेस्ट कहता है, बुनियादी मुद्दों को हमने एक तरफ रख के जो हम बढ़ा सकते थे चीन के साथ हमने बढ़ाया है, ट्रेड किया, कॉमर्स किया, लेकिन वो बुनियादी मुद्दे एक साइड नहीं रखे जा सकते। पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या हथियार देंगे, क्या नहीं देंगे, हमारा जो पानी वहां से आ रहा है तिब्बत से, उन पे क्या डैम बना रहे हैं, उन पे हमें बताने को तैयार नहीं है वो। इधर ब्रह्मपुत्र आता है, दूसरे दरिया, एशिया के सारे दरिया साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ एशिया के तिब्बत से चलते हैं। तो चीन को इन पे ट्रांसपेरेंसी करनी होगी। तीसरा मुद्दा ये है कि चीन ये कोशिश करता है कि वो हम आप तो एंटर कर जाए हमारी मार्केट में। एक उनके पास मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी और दूसरा उनके पास सरप्लस है। अगर आप मार्केट खोल देंगे तो आपकी इंडस्ट्री को एकदम कंडम कर देंगे। तो इसलिए कंट्रोल करके ये खोलना पड़ेगा, या तो वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, जैसे पिछली बार बात हुई है कि इकोनॉमिक जोन के अंदर वो FDI लाएं, वहां मैन्युफैक्चर करें, वो चीजें हिंदुस्तान में आए, और कुछ चीजें बाहर जाएं। जैसे हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, जब कंपनी यहां पे आई हैं, वो हिंदुस्तान से एक बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट बन गई है ऑटो स्पेयर पार्ट्स। क्या ये चीन करने के लिए तैयार है? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आज के हालात में चीन को वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट मिले, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान एक बहुत शक्तिशाली देश बन जाए। अजीत रानडे साहब, आप शायद अपनी बात को यहां और एक्सप्लेन करना चाहें। सिंह साहब एक रियलिटी चेक दे रहे हैं। आप जैसे कह रहे थे कि जियोपॉलिटिकल मुद्दों को अगर हम साइड में रख दें और इसको डीपेन कर लें, हमको भी लगता है कि बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन हमको ये उम्मीद क्यों है चाइना से? क्या उनका स्लोडाउन ऐसा है कि भारत उनके लिए बहुत बड़ा बाजार होगा इसलिए वो हमसे एंगेज हों? और दरअसल बात यह है कि ट्रेड के बजाय इन्वेस्टमेंट में वो कितना खुलेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो बात हुई है अभी तक उसको बहुत बड़ी रकम नहीं कह सकते, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कह सकते। मैं समझता हूं कि ये जो फंडामेंटल जो मुद्दे हैं सिंह साहब ने कहे, उसको नजरअंदाज करना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि साइमल्टेनियसली हम सब चीजों को एक साथ टेबल पर रखें। तो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो बात है और इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको इग्नोर न करें। और समझ गए पिछले 2 या 3 साल में इंडिया की करेंसी चाइना के कंपैरिजन में लगभग, या मुझे लगता है 20 या 25% से डिप्रिशिएट हुई है। और लेबर जो वेजेस हैं चाइना में वो लगभग 70% से बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि कंपेटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट एंड करेंसी 70 से 80% हमारे तरफ झुका हुआ है। तो इसका हम क्यों ना फायदा लें? जैसे सिंह साहब कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंसिलरीज आ सकती हैं, क्योंकि जो चाइना का जो स्ट्रेटेजी है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, उसका थोड़ा हिस्सा तो इंडिया में आ सकता है। और यही मौका है कि हम दोनों, ये एक बात हुई ट्रेड वाली। दूसरे जो मुद्दे हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन चल रहे हैं, अभी पेरिस में मीटिंग होगी अक्टूबर या नवंबर में, तभी दोनों के जो स्टैंड्स हैं वो काफी अलाइंड है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री वर्सेस डेवलप्ड कंट्री के बड़ा एक टक्कर होने वाला है। वहां पे भी चीन और भारत के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन सकती है। बिल्कुल, जैसे भी क्लाइमेट। यहाँ पर ये अजीत, यहाँ पर ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो अमेरिका लेड इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया भर में चला, उसके सामने जब ब्रिक्स बैंक की बात हम सुनते हैं, या AIIB जो उसने बनाया है चीन ने, ये इसमें भारत और चाइना के क्या इंटरेस्ट इतने कन्वर्ज हो रहे हैं
हैं कि ये सचमुच एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर को दुनिया में क्रिएट कर पाए? इसमें तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि मैंने कहा कि 1% ऑफ चाइनीज फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक, यानी कि 4 ट्रिलियन का 1% लेते $40 बिलियन, अगर डायरेक्टली बायलैटरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है तो शायद उसमें काफी ऑब्जेक्शन आ सकता है। जैसे आपने देखा कि काफी लोगों को लगता है कि अरुणाचल का प्रश्न है, कश्मीर का प्रश्न है, पाकिस्तान, तो यही पैसा ब्रिक्स बैंक के थ्रू, यानी कि इट ऑफर्स एन एलिबाई और अ प्रॉक्सी कि ये पैसा ब्रिक्स बैंक से आएगा, लेकिन वो तो चीनी पैसा ही होगा यहाँ पे जो इन्वेस्ट हो सकता है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, यहाँ के SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो सकता है। तो ये अच्छा मौका है कि जो मल्टीलैटरल बैंक की एक वे हैव गॉट अ मैकेनिज्म, कन्वर्जेंस आप कहते हैं कि है। मनोज जोशी जी, आपसे सवाल ये है, क्योंकि जिस प्रकार की स्पीड डिप्लोमेसी मोदी जी करते हैं, पूरा 1 साल होने वाला है, पड़ोसियों से शुरू हुए, अमेरिका एक हाई पॉइंट था, उनका साल आखिर जो खत्म होगा वो चाइना के हाई पॉइंट पर खत्म होगा। सॉफ्ट पावर का अपना एक रोल सब लोग मानते हैं कि बड़ा है, तो योगा के जरिए या बुद्ध के बारे में, बोधि वृक्ष का एक अगर वो पौधा वहां जाकर के प्लांट करते हैं, या गांधी का एक सेंटर खोलते हैं, या बॉलीवुड को लेकर के चाइना में आजकल थोड़ा सा जोश नजर आ रहा है, ये सब जो चीजें हैं, आप इवेंट कहें, ऑप्टिक्स कहें, सॉफ्ट पावर कहें, ये कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, खास करके तब जब हमको बताया जाता है कि चीन के नेता बीजिंग के बाहर जाकर के नेताओं से नहीं मिलते, और उसमें जिनपिंग का वहां अपने इलाके में जाना, जैसे यह साबरमती के तट पे मिले थे, वैसे मोदी जी का उस गांव में जाना कितनी बड़ी बात है, उस शहर में जाना कितनी बड़ी बात है? देखिए, ऐसा है, ये मोदी जी वहां शियान जाएंगे। मैं 2 हफ्ते पहले शियान में था। शियान शी जिनपिंग का जो गांव है वो शियान से थोड़ी दूर है। शियान की खासियत क्या है कि शियान एक तो वहां पे एक प्राचीन राजधानी हुआ करती थी चीन की, पर शियान में एक और चीज मोदी जी देखेंगे जो मैं समझता हूं कि उनका जो प्रोग्राम है, जो उनकी नीति है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है एक हाईटेक इकोनॉमिक जोन। शियान में एक बहुत ही विशाल हाईटेक इकोनॉमिक जोन है जहां कम से कम 30,000 कंपनियां हैं। ये 30,000 कंपनियां विश्व भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, आप कोई भी एक्सेंचर है, सब नाम ले लीजिए, वहां पे हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत में भी इस किस्म के हाईटेक इकोनॉमिक जोन कायम हों, और ये उनको मौका मिलेगा वहां डायरेक्टली देखने का कि किस किस्म का जो चीन का जो इकोनॉमिक जो चमत्कार है वो किस तरह से हुआ। ये चीन में 6-7 ऐसे बड़े बड़े हाईटेक इकोनॉमिक जोन हैं, 7-7 और स्पेशल जोन्स हैं। क्योंकि आपने ये देखना है, जब ये 30,000 जो उन्होंने मुझे बताया वहां पे कि ये जो हाईटेक इकोनॉमिक जोन है ये 1991 में वहां स्थापित हुआ, और पहले साल वहां 5 कंपनियां थी, दूसरे साल 30 कंपनियां थी, फिर 100 बनी, और आज जैसे मैंने आपसे कहा 30,000 कंपनियां हैं और पूरे विश्व भर की कंपनियां हैं। जब तक ये अजीत रानाडे बताएंगे आपको कि जब तक ये वातावरण ऐसा एक पैदा नहीं होता है जहां की एंसिलरी कंपनीज हों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज हों, इंटीग्रेटिंग कंपनीज हों, तब तक जो है आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन कायम नहीं हो सकता है। जी अजीत, आप यहां बताएं, हम लोग जनरली बात करते हैं कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है, लेकिन अगर एक्चुअल आउटकम पर फोकस करें अभी जो माहौल है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या इस यात्रा के बाद जो मेक इन इंडिया वाला ड्रीम है, और जहां मेड इन चाइना सारी दुनिया में फैल जाता है, सस्ते में आता है, कई सेक्टर्स में हमको बहुत तकलीफ होती है उसके कारण, उन सारी बातों को देखते हुए क्या ऐसा कुछ आउटकम होगा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को, हमारे मेक इन इंडिया को, या एजुकेशन जैसे इलाके में भी, स्किल जैसे इलाके में भी, छोटी यूनिट्स को, जो एसएमईज को हम बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें बहुत कुछ पावर्ड बाय चाइना हो जाए इस यात्रा के बाद? 2-3 चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो हमने ऑलरेडी जाना है कि थोड़े ऑटो एंसिलरीज ऐसे हैं, स्कूटर कंपनियां इंडिया के, जिनके पार्ट्स वहां चीन में बनते थे, वो बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट एस्केलेशन और करेंसी की वजह से वो सोच रहे थे कि इसको रीलोकेट किया जाए। तो वैसे पे वो वियतनाम भी देखते हैं, शायद म्यांमार भी देखें, लेकिन अभी इसमें इंडिया का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो अगर ये ऐसे वाली एंसिलरीज 1 या 2 से 6 या 12 या 25 बन जाएं तो यहाँ पे एक क्लस्टर बन सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि जो रेलवेज है, यहाँ पे जो हमने देखा है कि एक वैगन जहां जो बनते हैं
और या रेलवे की बहुत सारे कैपिटल आइटम्स जो हैं, यहाँ पे बहुत इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है और इसकी एक्सपर्टीज या इसकी थोड़ी ये चाइना हमें दे सकती है, इन्वेस्टमेंट ऑल दे सकती है और एक्सपर्टीज भी दे सकती है। हमने देखा जैसे कोयला यहाँ पे अटका हुआ है, कोयला सस्ता हो रहा है, कोयला का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन कोयला पहुंच नहीं रहा है पावर स्टेशन क्योंकि वैगन नहीं है और वैगन की कंपनियां यहाँ पे 50% आइडल कैपेसिटी में चल रही हैं। तो ये एक रेलवे एक दूसरी बात हुई। और तीसरी बात है ये जो इसी मोदी जी के विजिट में हो सकती है कि कमिटमेंट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अगर ये 10 या 20 बिलियन डॉलर का चाइनीज फंड या तो डायरेक्टली चीन से आए या थ्रू ब्रिक्स बैंक के मार्फत आए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हमारे वो प्रेसिडेंट कामत साहब अभी उनका अपॉइंटमेंट भी हुआ है, तो अगर ब्रिक्स बैंक के थ्रू एक अनाउंसमेंट होता है तो ये तीन चीजें मैं समझता हूँ बहुत इट विल बी क्वाइट फीजिबल एंड प्ले कर सकती हैं, कर सकते हैं। सुशांत सरीन, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आने वाले पूरे हफ्ते में हम लोग चीन, मंगोलिया, साउथ कोरिया की यात्रा पर फोकस करेंगे, लेकिन आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं जो मोदी जी जिस डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के एक रोबस्ट डिप्लोमेसी के रास्ते पर चले हैं, उसमें चाइना की ये यात्रा कितना ऐड करेगी, कितना कंट्रीब्यूट करेगी? मेरे को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपनी तरफ से मोदी जी जरूर कोशिश ये करेंगे और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है चीन के साथ, लेकिन जो चीन का रवैया नजर आया है पिछले चंद महीनों में, उससे लगता नहीं है कि जो हमने उम्मीदें बांधी हुई हैं चीन के साथ वो शायद हम पूरी उतरेंगी। मेरे ख्याल हमारे यहाँ पर क्लैरिटी भी नहीं है। लास्ट वर्ड सिंह साहब आपके लिए, हालांकि आने वाले दिनों में हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे आप तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन आखिरी वर्ड के तौर पर अगर आपको एक्सपेक्टेशन सेट करनी हो, आउटकम की तरफ हमारी नजर को डालना हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हेडलाइन निकल करके आएगी, क्या आउटकम होगा इस जटिल और चैलेंजिंग दोस्ती से? देखिए, एक चीज तो मैं हेनरी किसिंजर से अच्छा चीन को कोई नहीं समझता। अगर उनकी किताब में देखो, उन्होंने कहा है कि चीन की जो लीडरशिप है उनको ये उनके साथ रिलेशनशिप करना, ड्रामा करना, थिएटर करना, उस पर उन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना थिएटर आप पे यूज करेंगे, लेकिन उनके जो उन्होंने डिसाइड करना है वो अपने तरीके से वो डिसाइड करेंगे। तो इसलिए चीन को हमें ये समझना कि शियान में मिल लेंगे, अहमदाबाद की तरह मिल लेंगे, उसका उनकी बुनियादी पॉलिसी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो उनकी बेसिक पॉलिसी ये है कि वो नंबर 1 एशिया में, दुनिया में नंबर 1 कंट्री बनना चाहते हैं, और चाहे किसी और को तकलीफ हो, चाहे उनको साउथ चाइना सी में टापू रोकने पड़े, चाहे रूल बदलने पड़े, तो ये चीज वो करेंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान को ये सोच के करना पड़ेगा, हम डेमोक्रेसी हैं, वो एक बंद सोसाइटी है, वहां की इन्वेस्टमेंट यहां आती है, तो यहां का इंडस्ट्रियलिस्ट उनका एलाई बन जाता है। हम ये भी नहीं चाहते कि वो सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में डालें जहां पे नंबर 1 इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें इतबार नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करेंगे, किस कारण यूज करेंगे। जब तक इतबार नहीं डेवलप होता, कल को हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके एलाई बन जाएं, फिर दिल्ली में आके लॉबी करें, ये हम तो कर नहीं पाएंगे बीजिंग में। तो ये सोचना पड़ेगा, सारी दुनिया में ये सोचा जा रहा है कि चीन के साथ दोस्ती जो है वो कई वो कीमत के साथ आती है। वो जब मोदी जी वहां करेंगे तय, जरूर फायदा उठाइए, लेकिन आंखें खोलकर चौकन्ने होकर ये सोच के कि हर एक चीज की कीमत है। बिल्कुल, और इसी कीमत के बारे में अपना एक लॉन्ग टर्म विजन कितना स्ट्रेटेजिक रूप से हिंदुस्तान डेवलप करके इस बार बात करेगा, ये नजर आएगा हमको इस हफ्ते जब मोदी जी चीन की यात्रा पर होंगे। कार्यक्रम का वक्त समाप्त हुआ। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए और इस पूरे मामले को समझाने के लिए शुक्रिया। आपसे हम आगे भी बात करेंगे। नमस्कार।